नोट्स बनाओ तो एक चीज़ का ध्यान दो कि तुम्हें वो चीज़ बाद में रिवाइज भी करना है, तो बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स मत बनाओ। बाद में रिवाइज करने के लिए खुद ही प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, खुद को बोलोगे लाइक ठीक है एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर लेते हैं, तो वो जो तुम्हारा टाइम गया नोट्स बनाने में वो कहाँ से रिटर्न आएगा बताओ। अगर तुम्हें बाद में जाके नोट्स रिवाइज नहीं करना तो अभी से नोट्स मत बनाओ। जो भी चीज़ का नोट में लिखो तो उसको ध्यान दो कि तुम्हें इसको 10 बार रिवाइज करना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जहाँ से तुम अपना टाइम भी सेव करना होगा, तुमको पूरा फुल मार्क्स भी लाना होगा, एंड बहुत कम टाइम में हर चीज़ को याद करना होगा। याद करने के लिए जितने भी तुमको तरीका यूज़ करना है तुम कर लो, लेकिन एक चैप्टर में बायोलॉजी के जो डेफिनेशंस है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब लिखते जाओगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मीट विद मयूरी। दिस इज मयूरी शर्मा, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट at GMC Guwahati. In this video, I'm going to solve a doubt that you used to repeatedly ask in my comment section, that should I make biology notes or not. So, let me clear you at first. Before you apply something for a subject that holds 50% of your NEET paper, to be careful कि वो तरीका तुम्हारा गलत ना हो, बिकॉज ये सब चीज़ें तुम बाद में जाके रिकवर नहीं कर सकते। अभी से तुमने अगर नोट्स नहीं बनाया तो बाद में बना नहीं सकते। अभी से तुम नोट्स बना रहे हो तो उसे बाद में तुम्हें ही रिवाइज करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ये वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एक चैप्टर में एक लाइन को, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ना एंड उसके नोट्स पढ़ना, ये दो चीज़ में क्या डिफरेंस है जो कि तुमको एग्जैक्टली तुम्हारे नीट पेपर में पता लगेगा। एंड जब तुम्हारा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए नीट में बाद में एनटीए आंसर देगा तो उस पर तुमको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि एक कॉन्सेप्ट को ठीक है तुम जिससे भी पढ़ रहे हो उनके नोट्स से पढ़ना है एंड एनसीईआरटी से पढ़ना है, उन दो लाइन में। अगर नोट्स में तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन उठा के लिख रहे हो तो वो दोनों सेम ही है, ठीक है, वो मत बोलना। क्या डिफरेंस है एंड कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड क्या तुमको पूरे बायोलॉजी के लिए हर चैप्टर के लिए नोट्स बनाना चाहिए या फिर हर चैप्टर के लिए नोट्स नहीं बनाना चाहिए, ये चीज़ मैं डिटेल में तुमको, थोड़ा सा डिटेल में होगा वीडियो, बिकॉज मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगी। एंड एक कमेंट जो मुझे एक वीडियो में आया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ही और शी वॉज टेलिंग कि आई डोंट अप्लाई योर वीडियो डायरेक्टली, आई यूज टू मॉडिफाई दैट अप टू माई नीड एंड अकॉर्डेंस, कि मुझे किस तरह से मुझे अच्छा लगेगा इस तरह से मैं मॉडिफाई करती थी। एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड यू कैन डू एज अ सीरियस एस्पायरेंट हु हैज़ अ प्रॉपर ब्रेन। मतलब प्रॉपर ब्रेन तो सबका है, लेकिन अच्छे से वीडियो को यूज़ करने का यही मतलब है कि रट्टू टोटा की तरह मैं जो बोलूँ मेरे लिए वो 100% बेनिफिशियल रहा, हो सकता है तुम्हारे लिए कम हो, तो ट्राई टू गेट दैट ऑन राइट ट्रैक। तो नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल वीडियो। तो क्या तुमको पूरे बायोलॉजी के लिए नोट्स बनाना चाहिए? नहीं। क्या तुमको पूरे बायोलॉजी के लिए नोट्स नहीं बनाना चाहिए? नहीं। ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज बायोलॉजी के हर चैप्टर के नीड डिफरेंट होते हैं। यू हैव टू गिव दैट चैप्टर द एफर्ट्स दैट इट आस्क फॉर। अगर एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है तो तुमको एक अलग तरीके से डील करना होगा, एंड अगर वो फैक्चुअल है तो तुमको अलग तरीके से डील करना होगा। एंड अब आता है क्या डिफरेंस है एक बायोलॉजी के चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना एंड उसी के नोट से पढ़ना। एनसीईआरटी में जो लाइंस का फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल एक लाइन के बाद उसके पीछे का लाइन क्या है, उसके साथ बिकॉज लगा के जो लिखा होता है कि बिकॉज दिस इज दैट, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है एनसीईआरटी में होता है वो डायरेक्टली नीट में उठ के आता है। नीट के बायोलॉजी में एंड मोस्टली बॉटनी सेक्शन में हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज़ कंट्रोवर्शियल अ बिट, बट उसका आंसर फाइनली किस पे आता है? इट्स डिपेंड 100% ऑन एनसीईआरटी। किसी भी टीचर के नोट कहीं के मॉड्यूल के फॉलो नहीं किया जाता, फाइनली यही बोला जाएगा कि एनसीईआरटी इज अ मदर बुक, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो वट एवर रिटन इन एनसीईआरटी। तुम जितने भी नोट्स बनाओ जो भी करो, बट लास्ट के 1 मंथ में यू हैव टू रीड एनसीईआरटी थोरोली। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगी तो जो लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज मानो ना मानो यही सच है कि फाइनली तुमको अपने मेमोरी बेस पे ही चलना है। लास्ट मंथ में जो तुम पढ़ोगे लाइन्स, एक लाइन के बाद एक पढ़ोगे, तुम्हारा माइंड पूरा शार्प रहेगा एंड चीज़ें उस तरह से फिट रहेगा। अभी तुम मुझे एक एनसीईआरटी के एमसीक्यू दो जो एनसीईआरटी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो हो सकता है मैं उसका आंसर गलत दूँ, बिकॉज मैं 100% एनसीईआरटी अभी भूल चुकी हूँ। तो इसीलिए दैट्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लेट्स कम टू नोट्स। नोट्स को तुमको 3 चीज़ों के लिए मोस्टली अप्लाई करना है। 3 वो चीज़ क्या है? फॉर रिविजन, फॉर मेमोराइजेशन एंड फॉर समराइजेशन। एंड ये समराइजेशन के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं एक तरीका यूज़ करती थी कि एक पर्टिकुलर नोटबुक होता था एंड उसी पे तुम्हारा पूरा बायोलॉजी का, मैं तुमको बताती हूँ 60 to 70 रुपीज़ का जो नोटबुक आता है ना, जितने विथ का, उतने में ही तुम्हारा पूरा बायोलॉजी का जो है नोट्स कवर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द ओनली नोटबुक दैट यू हैव टू रिवाइज बिफोर नीट अलोंग विद योर एनसीईआरटी। तो
उस नोट में तुम क्या लिख सकते हो, ऑल द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, द कॉन्सेप्चुअल प्रोसेसेस एंड लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब चीज़ें जो तुम पढ़ोगे। एंड 11 के फिजिक्स में मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो तुम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ोगे उनको तुम वहाँ पे नोट करते जाना। बिकॉज बाद में क्या होता है, व्हेन वी हैव टेकन द लेक्चर्स देन कॉन्सेप्ट्स आर मोर मेमोरेबल देन द फैक्चुअल चीज़ें। कॉन्सेप्ट्स हम भूलते नहीं, एक प्रोसेस, बट जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते हैं वी शिफ्ट टू डिफरेंट चैप्टर्स एंड गो फॉर अदर कॉन्सेप्ट्स, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत फेडअप होने लगता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को जो टीचर जिस तरह से एक्सप्लेन करे, अगर तुम रात को आके उन्हीं चीज़ों को एक समराइज फॉर्मेट में, हाँ कि ये एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक है, इसका ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेम आउट है, उसे तुम बना के रखोगे तो बाद में यू कैन जस्ट रिवाइज अ एंटायर लेक्चर ऑफ 2-3 आवर विद इन 10 मिनट। बिकॉज वही चीज़ है जो तुम भूल रहे हो, कॉन्सेप्चुअल चीज़, देन यू कैन रिवाइज दैट। मैं वन शॉट से लेक्चर कवर करती थी एंड उसके बाद मैं यकीन बैच से पढ़ी हूँ, तो मैं यकीन बैच में जाके उनके जो डिटेल नोट्स होते हैं उनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने एनसीईआरटी में एड ऑन कर लिया करती थी। मेरी एनसीईआरटी में तुमको किसी दूसरे वीडियो में दिखा दूंगी किस तरह से मैं एनसीईआरटी के मतलब दिखाने लायक भी वो है नहीं, क्योंकि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही भरे पड़े हैं। एंड ये मेरा पहला एनसीईआरटी नहीं है, मैंने एक बार 2 एनसीईआरटी 11 12 का वो ख़त्म किया है, मतलब उसमें लिखने लायक कुछ बचा नहीं है। मेरा 335 आया था लास्ट अटेम्प्ट में एंड इस बार आया 346। एंड तुमको अगर गलती देखना है तो मेरे वो वीडियो देख लेना, द मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माई नीट एग्जाम, देख के तुमको हंसी आएगा। मेटाफेज वाला क्वेश्चन गलत किया है, कॉकरोच वाला क्वेश्चन गलत किया है, एक ही क्वेश्चन जो मैंने मतलब अच्छे से गलत किया है, अच्छे से, वो है तुम्हारा वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने गलत किया है। एंड बाकी तो मैंने पता नहीं क्या किया, मतलब I don't want to recall about that because that's the only reason that I did not got aims. So let's forget it. Whatever we got, be happy with that. क्योंकि हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। हो सकता है मैं जहाँ पे अभी मुझे एडमिशन मिला दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी एंड दैट्स वाई वहाँ मैं हूँ। तो आई डोंट वांट रिग्रेट अबाउट दैट, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक दैट यू ऑल। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में लर्निंग को बहुत 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 ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर मैंने पढ़ा था, कॉकरोच मैंने पढ़ा था, लेकिन वहाँ से जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आया, कॉकरोच का कौन से सेगमेंट में जो एक क्वेश्चन आया था, सेगमेंट वाला 10th सेगमेंट, अभी याद भी रह गया सोच सोच के क्वेश्चन के बारे में, तो वो अगर मैं भूल गई तुमको बता के क्या फ़ायदा कि मैंने कॉकरोच चैप्टर पढ़ा था, नोट्स बनाए थे, ब्यूटीफुल नोट्स दिखा दूँ कॉकरोच के, दिखा सकती हूँ मैं अभी भी, अगर छूट लग रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ओके, मैं अभी दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये देखो मेरे कॉकरोच के नोट्स, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स, राइट, डायग्राम्स तो नेक्स्ट पेज में है, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना के देखो। यहाँ पे मैं डायग्राम्स बना बना के लिखा, लेकिन वहाँ पे मैं सेगमेंट भूल गई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, डेट्स ये वाला 10 सेगमेंट पूरा डायग्राम बना बना के एंड में आके कम रिवाइज किया। कॉकरोच वाला चैप्टर मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था, जब देखो ना 2 कलर के पेन से अच्छे से नोट्स बनाए हैं, डेट्स वाई मुझे नोट्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है यार। अच्छे से बनाते हैं बाद में पढ़ने में आलस करते हैं। ये देखो कितना दिखाऊं, पूरा हर जो टॉपिक है पूरा डिटेल में। अरे इतना नोट्स बनाने के साथ साथ अगर मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ लेती थोड़ा सा ज़्यादा तो क्या होता, वो याद रहता। वो देखो हो गया ना, तसल्ली हो गया कि मैंने नोट्स बनाया था, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाया था भाई, लेकिन एंड में जाके सिर्फ एनसीईआरटी को ही रिवाइज किया। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ तक वीडियो कोई नहीं देख रहा होगा, मुझे भी पता है, तो आई कैन टेल क्या बोलूँ, कुछ स्पेशल कुछ बोल दूँ, कीप वर्किंग हार्ड, keep working hard but smartly. It will help you to keep an edge over the students जो कि हर कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी में ध्यान दे रहा है। तो सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा ध्यान दो, नोट्स जहाँ पे रिक्वायर है सिर्फ वहीं पे बनाओ, तो तुम अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओ। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है देन यू आर माई टोटल फॉलोअर एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम लोग का सपोर्ट देख के, जो इतने अच्छे अच्छे तुम लोग कमेंट्स करते हो वो बहुत मोटिवेट करता है मुझे। जितना भी हो जैसा भी हो, मतलब यूट्यूब पे ट्राई करियो करने का, मेरा कोई भी ऐसा बैक सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो यूट्यूब पे है। तो जो भी करूँ स्टार्टिंग से अभी तक, मतलब डिस्क्रिप्शन से थंबनेल से लेकर वीडियो तक, एवरीथिंग आई एम डूइंग माई सेल्फ। तो यूट्यूब इज़ मेकिंग मी टू लर्न, ये मेरा एक इंटर्नशिप हो रहा है यूट्यूब पे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना सीख रही हूँ। एंड ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग भी है आज के टाइम में। सबको लगता है कि क्या हरदम पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ अच्छा सा एंड ये जनरेशन में काम आने वाली चीज़ भी तो आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू विजिट माई चैनल। ऐसी तरह की वीडियोज़ तुम्हें आता रहेगा एंड मैं अपने मेडिकल लाइफ के बारे में भी तुमको बताते रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, माई नेम इज़ मयूरी शर्मा, ये नाम याद रखना, आगे ज़रूर काम